नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वैंस ऑफिशियल पर। तो आज हम अपनी ज्योग्राफी की जो न्यू सीरीज स्टार्ट हुई है उसका नेक्स्ट टॉपिक प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ते हैं। पूरा डिटेल टॉपिक है। मैं आपको मैप, डायग्राम, पूरी प्रेजेंटेशन के साथ समझाऊंगा। और इसकी जो पीडीएफ है ना, वो स्टडी वैंस ऑफिशियल ऐप पर फ्री है। एप्लीकेशन पर आप जाओगे, वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मैं ऐप का लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी है। तो आपको ऐप पर फ्री वहाँ पर पीडीएफ लिखा होगा। पीडीएफ के अंदर आप जाएंगे ना तो ज्योग्राफी पीडीएफ का फोल्डर होगा, वहां पर इसकी जो पीडीएफ है मैं अपलोड कर देता हूँ। जो बाकी की जो वीडियोस अपलोड हुई हैं अभी ज्योग्राफी की, सब वहां पर पीडीएफ अपलोडेड है। और जो ज्योग्राफी में पहले पढ़ा चुका हूँ, जो ओल्ड पीडीएफ है, उसकी जो ई बुक भी फ्री है एप्लीकेशन पर। फ्री पीडीएफ के अंदर ही आप जाओगे, मिल जाएगी। तो प्रायद्वीपीय पठार। तो पठार, मैंने आपको बताया कि जैसे हमारा पूरा भारत है, भारत को मैंने आपको बताया कि ऊपर हिमालय का विभाजन था, फिर मैदान भी हमने पढ़ लिया ना। मैदान के बाद हम पठार पढ़ रहे हैं। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, तो पठार पहले तो होता क्या है, वैसे तो मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन जिसने पहले वीडियो नहीं देखी फिर से बता देता हूँ कि पठार वह ऊंचा समतल भूभाग होता है जो चारों ओर से नीचे की भूमि से ऊंचा होता है, लेकिन पर्वतों की तरह नुकीला या बहुत ऊंचा नहीं होता। और इसे आप ऊंचा समतल मैदान कह सकते हो। आसान भाषा में कहा जाए कि प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय तो हमारे भारत के नीचे वाला हिस्सा है, इसलिए प्रायद्वीपीय कह रहे हैं। पठार क्या होता है? तो ऊंचा समतल मैदान। ठीक, मैदान से जो ऊंचा हो, समतल हो, उसी को पठार कहा जाएगा। जैसे देखिए, पर्वत जो होते हैं बड़े होते हैं, इसकी जो डेफिनेशन है मैंने आपको पर्वत वाली वीडियो में बता दी थी कि पर्वत और पहाड़ में अंतर क्या होता है। अगर एक क्या कहते हैं, सीधी सी बात बताऊं तो पर्वत जो होते हैं वो बड़े होते हैं ऊंचाई में काफी और नुकीले होते हैं। पहाड़ भी नुकीले होते हैं लेकिन पर्वत के मुकाबले छोटे होते हैं। पठार क्या होते हैं? अगर पहाड़ का जो नुकीला वाला हिस्सा काट दिया जाए, एकदम समतल बना दिया जाए, तो पठार हो जाता है। और इससे छोटा होता है मैदान। मैदान समतल हो गया, फिर थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ भाग पठार होता है, फिर आता है पहाड़, फिर ऊपर होता है पर्वत। आप समझ गए ना पठार क्या होता है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत का, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यह गंगा एवं यमुना नदियों के दक्षिण में स्थित है और भारत के मध्य एवं दक्षिणी भागों में इसका विस्तृत है। अगर यहाँ पर आगे पूरा मैं दिखाऊंगा, ये देखिए, ये पूरा पठारी एरिया है, ये वाला। यहाँ पर मैदान आते हैं, गंगा यमुना यहीं पर बहती हैं, इसके नीचे दक्षिण की ओर है ना पूरा पठार एरिया है। यहाँ पर हमने हिमालय का विभाजन पढ़ा था। हिमालय, फिर मैदान, फिर पठार आ रहा है, ये प्रायद्वीपीय है। तो यही पठार के बारे में तो अभी हमको पढ़ना है। तो यह गंगा एवं यमुना नदियों के दक्षिण में स्थित है और भारत के मध्य एवं दक्षिणी भागों में विस्तृत है। और इसके आकार की बात करें तो इसका आकार देख ही रहे हो आप, नीचे से त्रिभुजाकार, उत्तर में जो कि चौड़ा है और दक्षिण में संकरा है। और उत्पत्ति की बात की जाए तो यह भूभाग प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो मैंने आपको पढ़ाया था ना पीछे, पर्वत वाली वीडियो में ही पढ़ाया था कि गोंडवाना लैंड जब टूट कर ऊपर की तरफ आया तो जिससे क्या हुआ, हिमालय बना था, जिसे के अंतर्गत प्राचीन भू आकृति मानी जाती है। और ऊंचाई की बात की जाए तो लगभग 600 से लेकर 900 मीटर इसकी ऊंचाई है। और विस्तार की बात की जाए तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक 1600 किलोमीटर, और क्या कहते हैं, पूर्व से लेकर पश्चिम तक 1400 किलोमीटर इसका विस्तार है। तो यहाँ पर मैं आपको, देखिए, पहले मैप में हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर इनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे भी। पठार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कौन कौन से भारत में मुख्य रूप से पठार हैं? तो मालवा का पठार, जो आप ये देख रहे हैं मध्य प्रदेश वाला इस क्षेत्र में, मुख्य रूप से मालवा का पठार। फिर आप देख रहे हो बघेल खंड का पठार, ये है बुंदेलखंड का पठार। अभी इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। एक तरह से आप थोड़ा देख लीजिए कि मैप में है कहाँ पर। ये आ रहा है छोटा नागपुर का पठार, जो कि मुख्य रूप से आप देखोगे झारखंड वाले एरिया में है। ये मेघालय का पठार, तो मेघालय में ही होगा। ये नीचे की ओर आप जो देखते हो ना, इन्हें दक्कन का पठार कहा जाता है। और ये दंडकारण्य का पठार है। दंडकारण्य का पठार मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में है। बाकी ये दक्कन का पठार है, जिसमें आप देखोगे दक्कन के पठार में महाराष्ट्र का पठार आएगा, कर्नाटक का पठार आएगा, तेलंगाना का पठार आएगा, और कुछ आंध्र प्रदेश का भी पठार, जिसे रायलसीमा का पठार कह देते हैं, वो आ जाएगा। ये दक्कन के पठार में शामिल है। तो इन्हीं सभी पठार के बारे में आज हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, मैप के साथ समझाऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और लास्ट में मैं जो आजकल मॉडर्न पैटर्न के हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, वो पैटर्न के हिसाब से हम क्वेश्चन लगाएंगे डिटेल में। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगर आपको इंडियन पॉलिटी का बैच लेना है, मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, 52 वीडियोस पढ़ा दिए हैं, पूरी ऐप पर कंप्लीट हो चुका है। मैंने क्या किया, उसमें पूरी वीडियो डिटेल में है,
मैप, डायग्राम, प्रेजेंटेशन के साथ, फिर उसके साथ नोट्स हैं, नोट्स के साथ ई बुक है। तीनों चीज़ समझ रहे हो आप। पूरे कोर्स में आपको 52 डिटेल वीडियो पीसीएस लेवल की, और क्या कहते हैं, चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पॉलिटी दोबारा दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी। और साथ ही में आपको जो भी नोट्स हैं वो भी सारे मिलेंगे, और उसी के साथ ई बुक भी फ्री मिलेगी। तो अभी सिर्फ 121 का ही कोर्स है, आप इसको बाय कर सकते हो एप्लीकेशन पर जाकर। और अगर आपको ई बुक बाय वगैरह बाय करनी है तो आप हमारी वेबसाइट, नहीं तो हम आप हमारे एप्लीकेशन से बाय कर सकते हो। और ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से भी आप नोट्स प्राप्त कर सकते हो। तो अभी हम मालवा का पठार पढ़ते हैं पहले सबसे। तो मालवा का पठार आप देख रहे हो कि ये है लोकेशन, ये मध्य प्रदेश वाला है ना। ये इतना तो आपको पता ही है भारत के मैप के बारे में, ये मध्य प्रदेश। तो कोई भी पठार है तो ये तो है नहीं कि वो अपनी क्या कहते हैं राज्यों के हिसाब से अपनी सीमाएं बांध लेगा, नहीं। राज्य बाद में बने, पठार पहले बन गए हैं ना। तो इधर उधर फैले होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बात की जाए कि ये ज्यादातर एरिया कहाँ पर है, तो ज्यादातर इसका एरिया मध्य प्रदेश में है। ठीक, ज्यादातर एरिया। वैसे बात की जाए कि देखिए अब मध्य प्रदेश में ज्यादा कवर हो रहा है, मालवा का पठार है ना। तो मालवा के पठार का परिचय देखो तो उत्तर मध्य भारत का ये प्रमुख पठारी क्षेत्र है, और मुख्य रूप से पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में फैला हुआ है। पश्चिमी आप देखो कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी वाले एरिया में और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी एरिया में फैला हुआ है, और अरावली श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। अरावली श्रेणी आपको पता है, यहाँ पर राजस्थान में ये वाला, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में मैंने आपको पढ़ाई है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला उसके बीच में स्थित है। और ज्वालामुखी लावा से निर्मित ये बेसाल्टिक चट्टानों से बना हुआ है। बेसाल्टिक चट्टानें जो कि अभी आगे मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, और ज्वालामुखी लावा से ही ये परत दर परत जो परतें बनती हैं, बेसाल्टिक चट्टानें बनती हैं लावा से, ज्वालामुखी के। और राजस्थान में से हाड़ौती का पठार कहा जाता है। का कुछ हिस्सा आप देख रहे हो मालवा के पठार का, राजस्थान में भी है ना। तो राजस्थान में इसी मालवा के पठार को हाड़ौती का पठार कह देते हैं। और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग है। आप देख ही रहे हो कितना एरिया कवर किया है इसने मध्य प्रदेश का। और प्रमुख नदियों की बात की जाए तो इस पठार से चंबल, बेतवा, काली सिंध, पार्वती, क्षिप्रा जो कि उज्जैन में बहती है, महाकालेश्वर का मंदिर है और ज्योतिर्लिंग है यहीं पर, माही, ये सब नदियां यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। और मिट्टी की बात की जाए तो काली मृदा, ज्यादातर जो ज्वालामुखी से बने होते हैं पठार में काली मृदा होती है, काली मृदा है। और लावा से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों के कारण, ज्वालामुखी के लावा से ही बेसाल्टिक चट्टानें बनती हैं। लावा गिरता है, परत दर परत ये चट्टानें बनती हैं। सो जब ठंडा हो जाता है, यह मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। देखिए, काली जो मिट्टी होती है ना, वो कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है हमेशा ही। कॉटन की खेती अगर करनी है तो काली मृदा में ही होती है, उसके लिए सबसे ज्यादा मतलब उपयुक्त होती है। और मुख्य फसलों की बात की जाए तो कपास तो होगा ही, सोयाबीन, गेहूं, चना और आलू यहाँ की मुख्य फसलें हैं। तो मालवा के पठार के बाद है बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड का पठार जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाले एरिया में फैला हुआ है, बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। और ये जो क्षेत्र है बुंदेलखंड का थोड़ा सूखाग्रस्त भी रहता है। इसका विस्तार मालवा पठार और बघेल खंड के पठार के बीच में स्थित है। यहाँ पर मालवा का पठार है, आगे बघेल खंड का है, जब हमने पीछे मैप में देखा था उसके बीच में स्थित है। और यह क्षेत्र धसान नदी के अपवाह क्षेत्र में आता है। धसान नदी पूछी जाती है कि अपवाह क्षेत्र में कौन सा पठार आता है, तो बुंदेलखंड का पठार। इसकी एवरेज हाइट की बात की जाए तो 300 से लेकर 600 मीटर के बीच इसकी एवरेज हाइट है। और इसका निर्माण किससे हुआ है, तो यह पठार ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से मिलकर बना है। एक वीडियो में चट्टानों पर भी बना दूंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चट्टान कैसे बनती है ना। यह पठार ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से मिलकर बना है, क्योंकि इसकी भी डिटेल्ड वीडियो होती है। अब यहाँ पर मैं आपको चट्टान में बताऊंगा कैसे बनती है, तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। जो टॉपिक है हम उसी पर फोकस करेंगे, पठार वाला टॉपिक है ये। और यह क्षेत्र बहुत प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों से निर्मित है, प्राचीन चट्टानों से बना हुआ है। और इन चट्टानों के लंबे समय तक अपरदन, मतलब कि टूट फूट कहते हैं, जिसे हम कटाव कहते हैं, इरोजन कहते हैं, उसके कारण यहाँ की भूमि असमतल और पथरीली हो गई है। जब कोई भी चीज में टूट फूट होगी, कटाव होगा, ये सब कटाव बहुत सालों तक कोई भी चीज है होता ही है, नदियों के कारण भी होता है और वैसे भी। तो भूमि असमतल और पथरीली हो गई है, जिसके कारण यहाँ की। और प्रमुख चोटी की बात की जाए, ये पूछी जाती है। तो बुंदेलखंड की जो प्रमुख चोटी है यह है सिद्ध बाबा की चोटी। इसकी ऊंचाई लगभग 1172 मीटर है, 1172 मीटर है। ठीक। और प्रमुख नदियां तो केन, बेतवा, धसान यहाँ की प्रमुख नदियां, मुख्य रूप से धसान पूछी जाती है। और मिट्टी की बात की जाए तो यहाँ लाल मिट्टी, काली मिट्टी और दोमट मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी ग्रेनाइट व नीच चट्टानों के अपरदन से बनी है, उनके घिसाव, उनके मतलब टूट फूट से बनी है।
काली मिट्टी जो दक्षिण भाग में पाई जाती है, और दोमट मिट्टी नदियों के कारण पाई जाती है, जो नदियां बह रही हैं उसके तटीय क्षेत्र में। और प्रमुख फसलों की बात की जाए तो ज्वार, गेहूं, सरसों और तिल बुंदेलखंड की प्रमुख फसलें हैं। और इसकी हम भू आकृतिक विशेषता देखें बुंदेलखंड के पठार की, तो भूमि असमतल व पथरीली है। गली कटाव के कारण यहाँ बीहड़ भूमि बन गई है। बीहड़ बहुत मतलब घने घने जंगल भी होते हैं। और नदी घाटी, बीहड़ मतलब पहाड़ जो आप देखते हो ना, डाकू वगैरह वो सब बीहड़ में रहते थे। नदी घाटियों के आसपास के क्षेत्र गहराई में कटा हुआ है। पठार के छोटे छोटे पहाड़ व ऊंचाइयां फैली हुई हैं। अगर आपको इस पर मतलब कभी भी ऐसे वगैरह लिखना हो तो इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल में भी बता दे रहा हूँ कि इसकी भू आकृतिक विशेषताएं कैसे हैं ये सब। और आर्थिक व भौगोलिक महत्व की बात की जाए तो बुंदेलखंड का जो पठार है, कोई भी पठार है वो खनिजों से वैसे भी भरा हुआ है। तो बुंदेलखंड के पठार खनिजों से सीमित हैं। लेकिन जो बुंदेलखंड का पठार है यहाँ पर इतने खनिज नहीं है। वैसे आप देखोगे नीचे की ओर हम जाएंगे दक्षिण की ओर, तो जो पठार है उनमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। लेकिन इसमें ग्रेनाइट पत्थर की खुदाई होती है इस वाले बुंदेलखंड के पठार में। और यहाँ सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकता अधिक है, क्योंकि वर्षा असमान होती है। थोड़ा सूखाग्रस्त एरिया है, मैंने पहले ही आपको बताया। और यह क्षेत्र कृषि, पत्थर उद्योग और ऐतिहासिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक स्थल के लिए काफी प्रसिद्ध है। और अब आते हैं, देखिए, मालवा पढ़ा, बुंदेलखंड पढ़ा, अब बघेलखंड का पठार देखते हैं। तो जो बघेलखंड का पठार है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पे लगता है बघेलखंड का पठार। और यह पठार मैकाल पर्वत श्रृंखला हमने पढ़ी थी ना, कि जो सतपुड़ा, विंध्याचल और इधर मैकाल मैंने आपको पढ़ाया था। वहां पर मैंने आपको बताया था ना कि ये मैकाल पर्वत श्रृंखला जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पे ही है लगभग, तो वहीं पर ये पठार भी है। और इसके उत्तर में सोनपुर की पहाड़ियां हैं तथा दक्षिण में रायगढ़ की पहाड़ियां हैं। बघेलखंड के उत्तर में सोनगढ़ की और दक्षिण में कौन सी पहाड़ियां हैं? रायगढ़ की। और इसके निर्माण की बात की जाए तो यह पठार भी लंबे समय के अपरदन, इरोजन के कारण असमतल हो गया है। और यहाँ लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ की जो चट्टानें हैं उनके क्षरण के कारण, उन्हीं के टूट फूट के कारण ये मिट्टियां बनी हैं। तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है बघेलखंड के पठार में। और प्रमुख नदी की बात की जाए तो सोन, टोस और जोहिला नदी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। अब चलते हैं, उसे उतना ही पूछा जाता है, अब छोटा नागपुर का पठार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर का पठार, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। छोटा नागपुर का जो पठार है मुख्य रूप से बात की जाए तो झारखंड वाले एरिया में फैला हुआ है। आप जो देख रहे हैं मुख्य रूप से झारखंड वाले एरिया में फैला हुआ है। ये विंध्यन पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, और ये बघेलखंड का पठार है। ऊपर हजारीबाग है, ये राजमहल की पहाड़ियां हैं, है ना। नीचे रांची है, झारखंड में ही। रांची का पठार भी कह देते हैं, लेकिन वो इसी के अंदर ही आ जाता है, इसी का विस्तार है मतलब। छोटा नागपुर का पठार देखो तो छोटा नागपुर का जो पठार है ये प्रायद्वीपीय भारत का एक प्रमुख भौगोलिक उपभाग है। इसका विस्तार मुख्य रूप से झारखंड राज्य में है, परंतु इसका कुछ भाग पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी फैला हुआ है, पर मुख्य रूप से झारखंड राज्य में है। यह पठार हजारीबाग और रांची के पठारों तथा राजमहल और विंध्यन पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मैंने आपको ये लोकेशन सारी दिखा दी, तो आप ये मैप में देख रहे हो, देखो, है ना। हजारीबाग ऊपर है, नीचे रांची है, इधर सतपुड़ा, विंध्यन और बघेलखंड का पठार है, ऊपर राजमहल की पहाड़ियां हैं। ये पूरा इसकी लोकेशन है। और पूरा इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो लगभग 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और यह दक्कन पठार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा पठार है। दक्कन का पठार जब हम पढ़ेंगे उसके बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा पठार है। औसत हाइट की बात करें तो 700 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और प्रमुख चोटी की बात की जाए तो इसकी जो प्रमुख चोटी है ना छोटा नागपुर का, ये वाली, ये पारसनाथ। पारसनाथ की चोटी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी पूरे पठार की। और यह ये देखिए पारसनाथ की चोटी जिसकी ऊंचाई है 1366 मीटर। ये छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। और यह झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। और जैन धर्म के एक प्रमुख तीर्थस्थल भी है पारसनाथ में। ये पहले भी मैं आपको पहाड़ी वाले में भी मैंने आपको पढ़ाया था ना। और प्रमुख नदियों की बात की जाए तो छोटा नागपुर का पठार कई महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल, यहाँ से निकली है नदियां। स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, बैतरनी नदी, ब्राह्मणी नदी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं, जो जिसका छोटा नागपुर का पठार उद्गम स्थल है। और खनिज संपदा की बात की जाए तो खनिजों से तो ये भरा हुआ है छोटा नागपुर का पठार। तो देखते हैं, तो यहाँ प्रमुख खनिज हैं लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज, बॉक्साइट, तांबा, अभ्रक। आगे इसका मैं कुछ बताऊंगा अभी कहाँ कहाँ पर है। तो औद्योगिक महत्व की बात की जाए
तो इस क्षेत्र में से जो जमशेदपुर है ना, ये भारत की प्रसिद्ध स्टील सिटी है और इसे पीटर्सबर्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है। लौह इस्पात का ये प्रमुख केंद्र है जमशेदपुर। इसके अलावा बोकारो, धनबाद, रांची, हजारीबाग ये भी प्रमुख औद्योगिक नगर हैं और इस कारण इसे भारत का रूर कहा जाता है। जैसे यूरोप में जो रूर क्षेत्र है वो उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो भारत में है तो उसे कंपैरिजन करके कह देते हैं कि ये भी भारत का रूर है। ठीक, छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया ना, खनिजों से भरा हुआ है छोटा नागपुर का पठार, और जो जहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनेंगे वहाँ उसको मैंने थोड़ा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। बाकी मैंने वैसे पढ़ा दिया क्योंकि इतना चीज़ें भी याद रखना आपके लिए वो भी नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। तो जो जहाँ से ज़्यादा प्रश्न बने उसे उतना डिटेल में पढ़ो। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इसकी हम खदानें भी पढ़ेंगे। तो जादूगोड़ा की खदान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अभी छोटा नागपुर के पठार में सब खदानें हैं जहाँ पर कौन कौन से खनिज मिलते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे जादूगोड़ा की खदान, ये झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित है और भारत की पहली और सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खदान है जादूगोड़ा की खदान। बहुत बार पूछा गया है कि जादूगोड़ा की खदान कहाँ पर है और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम के लिए। उसके बाद है हजारीबाग की खदान, ये माइका जिसे अभ्रक कहते हैं हिंदी में, उसके लिए प्रसिद्ध है। और हजारीबाग और इसके सटा ही क्षेत्र है कोडरमा, इसमें भारत की प्रमुख अभ्रक पेटी का हिस्सा कहा जाता है और भारत विश्व में माइका का एक यानी कि अभ्रक का एक प्रमुख उत्पादक रहा है। अब है पलामू की खदान, तो संगमरमर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये पलामू जो कि झारखंड में है, ये चूना पत्थर और डोलोमाइट के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। के अतिरिक्त यहाँ पर बॉक्साइट और कोयले के भी महत्वपूर्ण भंडार पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से संगमरमर, चूना पत्थर जिसे लाइमस्टोन कहते हैं और बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है पलामू की खदान। सिंह भूमि की खदान, जो कि लौह अयस्क के लिए, सिंह भूमि जो है ये भी झारखंड में है और लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। जैसे नोवा मुंडी की खान है। इसके अलावा यह क्षेत्र तांबा के उत्पादन के लिए भी भारत के अग्रणी है। जैसे घटशिला आती है यहाँ पर, और जैसा कि आपने पहले बिंदु बताया, यूरेनियम भी यहाँ पर पाया ही जाता है सिंह भूमि की खदान में। ठीक, और लौह अयस्क के लिए ज्यादा। अब मयूरभंज क्योंझर की खदान, ये भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यह ओडिशा और झारखंड बेल्ट का हिस्सा है और ओडिशा में जो मयूरभंज है वहां पर बादाम पहाड़ खदान है। कौन सी? बादाम पहाड़ खदान। और क्योंझर की किरुबुरु खदान, ये उच्च कोटि के हेमेटाइट लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ का उच्च कोटि का लौह अयस्क मिलता है, आयरन ओर मिलता है जिससे लोहा वगैरह बनता है। और दामोदर नदी बेसिन, ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। दामोदर घाटी को याद रखिएगा, दामोदर घाटी को भारत का रूर भी कहा जाता है। जैसे हमने छोटा नागपुर पठार पढ़ा था, वैसे अगर पूछा जाए कौन सी घाटी को, तो दामोदर घाटी को भारत का रूर कहा जाता है और यह भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है, दामोदर घाटी बेसिन। ठीक, तो और आगे राजमहल की पहाड़ी, रानीगंज, धनबाद, झरिया, बोकारो, सब ये भी सब झरिया, बोकारो, धनबाद आपको पता है ये सब कोयले के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। ये सभी दामोदर घाटी के ही हिस्सा हैं जो अभी हमने पीछे पढ़ा। झरिया जो कि धनबाद में, यह भारत में कोकिंग कोल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। रानीगंज, यह भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है। बोकारो और राजमहल भी कोयले के लिए उत्पादक क्षेत्र है। तो छोटा नागपुर का पठार से इतने ही प्रश्न बनते हैं। अब है दंडकारण्य का पठार। तो दंडकारण्य वाला जो क्षेत्र है ये आप देखिए, मुख्य रूप से अगर इसकी बात करें ना, वैसे तो आप देखोगे कि ये और भी कई राज्यों में फैला हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में है ज्यादातर हिस्सा इसका। और यह प्रायद्वीपीय भारत का एक प्रमुख भौगोलिक उपभाग है और इसका विस्तार 4 राज्यों में है, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इस पठार का सबसे जो बड़ा भाग है वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, विशेषकर छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में। और छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 28% हिस्सा दंडकारण्य पठार के अंतर्गत आता है। लगभग कितना? 28, मतलब 30% आप मान सकते हो। तो आप देख ही रहे हो, यह है दंडकारण्य वाला ना। भौगोलिक सीमा की अगर हम बात करें तो उत्तर में आता है छत्तीसगढ़ का मैदानी एरिया आता है। दक्षिण में आता है तेलंगाना का पठार, ये दंडकारण्य के। और पश्चिम में अगर आप बात करो कि पश्चिम की ओर इस तरफ, तो दक्कन का पठार आएगा। अब दक्कन का पठार इतना छोटा नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक लोकेशन कि हाँ इसमें आपको ये कह दे कि हाँ बस क्या दक्कन का पठार इतना ही नहीं एक लोकेशन आपको बताने के लिए कि इस तरफ ये आ रहा है, ऊपर ये आ रहा है, नीचे ये आ रहा है, ताकि आपको आइडिया हो। ठीक, तो पश्चिम में दक्कन का पठार आता है और पूर्व में पूर्वी घाट की पर्वतमाला आती है। यहाँ पर पूर्वी घाट है ना पूरा, इस तरफ पश्चिमी घाट है। आपको पता, पढ़ाया हुआ है मैंने पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पिछली वीडियो में शायद पढ़ाया था। नहीं, पिछली वीडियो में नहीं, उससे पिछली वाली वीडियो में पढ़ाया था। तो क्षेत्रफल और ऊंचाई की बात की जाए तो कुल क्षेत्रफल इसका लगभग
92,000 वर्ग किलोमीटर है। और औसत ऊंचाई की बात की जाए तो लगभग 600 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो नंदीराज चोटी, ये पहली डाला पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1210 मीटर है। क्योंकि क्या होता है ना, पठारों की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाती है। जैसे पर्वतों पहाड़ों की पूछी जाती है, वैसे पठार की भी पूछी जाती है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज। ठीक। और मुख्य नदियों की बात की जाए तो इस क्षेत्र से होकर कई नदियां बहती हैं। जैसे शबरी, इंद्रावती तो प्रमुख नदी है यहाँ की। महानदी और गोदावरी की सहायक नदियां यहाँ पर बहती हैं। चित्रकूट जो जलप्रपात है इंद्रावती नदी पर ही स्थित है और इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है ना, चित्रकूट जलप्रपात को। ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये इंद्रावती नदी पर ही स्थित है। इंद्रावती नदी इसी पठार में, जो अपना क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ वाले में, दंडकारण्य पठार में ही। तो प्रमुख नदियां हो गई, भौगोलिक सीमा हो गई, सब कुछ हमने। ऊंची चोटी कौन सी वो भी पढ़ लिया। अब भूगर्भीय संरचना की अगर बात की जाए, इसकी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की, तो इस पठार का जो मुख्य भाग है ये दक्कन के पठार का ही विस्तार माना जाता है। और यह मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और कुछ स्थान पर बेसाल्ट चट्टानें, जो कि ज्वालामुखी के परत दर परत बनती है। और इन चट्टानों में लौह अयस्क, चूना पत्थर और खनिज प्रचुर मात्रा में मिलता है। और इसके जनजातीय महत्व की बात की जाए तो यहाँ पर एक बस्तर दशहरा त्योहार बहुत फेमस है। यह क्षेत्र जनजातीय बहुल है। विशेषकर बस्तर की जनजातियां यहाँ पर रहती हैं। और यहाँ का बस्तर दशहरा अत्यंत प्रसिद्ध उत्सव है। और अबुझ माड़ की पहाड़ियाँ इसी क्षेत्र में स्थित हैं। और जिन्हें छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, यानी कि माड़ की पहाड़ी, यहाँ पर काफ़ी वर्षा होती है। तो ज़्यादा वर्षा के कारण इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी या मानसीन राम कहा जाता है। क्योंकि भारत या पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा यहीं पर होती है ना, चेरापूंजी और मानसीन राम में। इसीलिए अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ जो यहाँ पर पाई जाती हैं उसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। ठीक। तो अब है मेघालय का पठार, ये रहा। यह प्रायद्वीपीय भारत का पूर्वी विस्तार है। इसका विस्तार मुख्यतः मेघालय राज्य में तथा आंशिक रूप से असम राज्य के मिकिर, रेंगमा और कार्बी एंगलोंग पहाड़ियों तक फैला हुआ है। और यह क्षेत्र राजमहल गारो दर्रा और द्वारा मुख्य प्रायद्वीप भारत से पृथक होता है। कौन से दर्रे द्वारा? राजमहल गारो दर्रे के द्वारा यह प्रायद्वीपीय भारत से अलग होता है। और क्षेत्रफल और ऊंचाई की बात की जाए तो ये यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनेगा नहीं, पर 35,000 वर्ग किलोमीटर की इसका क्षेत्रफल है। 600 से 1800 मीटर के बीच इसकी ऊंचाई है। और यह पठार ब्रह्मपुत्र नदी और बांग्लादेश के मैदान, ये बांग्लादेश का मैदान है, ये ऊपर ब्रह्मपुत्र नदी आप देख रहे हो, इसे घिरा हुआ है। और मुख्य पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो पर्वत में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, पहाड़ियाँ वगैरह। गारो खासी जयंतियाँ कितनी बार हम पढ़ चुके हैं। ये कहाँ पर है? तो यहीं पर है, मेघालय में ही है ना, पढ़ी थी हमने गारो खासी जयंतियाँ। तो मेघालय का पठार तो यही है। मिकिर पहाड़ी असम में है और रेंगमा पहाड़ी ये भी असम में है। तो गारो खासी जयंतिया जो है ये मेघालय में स्थित है। और उसके बाद जो अंतिम दो हैं ये कहाँ पर हैं? तो ये असम में है। और प्रमुख चोटियों की बात की जाए, पीक्स की बात की जाए, तो शिलांग चोटी और नोकरेक चोटी यहाँ पर प्रसिद्ध है ना। शिलांग चोटी, इसकी ऊंचाई 1961 मीटर है, क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। और नोकरेक चोटी गारो खासी में प्रसिद्ध है। और प्रमुख नदियों की बात की जाए तो उमियाम नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। और जलवायु की बात करें, वनस्पति की, तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा आपको पता है काफ़ी अधिक होती है। खासी की पहाड़ियाँ पर स्थित मानसीन और जो मासिनराम और चेरापूंजी भारत की नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पर होती है। तो अधिक वर्षा के कारण यहाँ पर सदाहरित यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मेघालय का नाम ही इसीलिए मेघालय, जो कि मेघों से घिरा हुआ है। और सांस्कृतिक और जनजातीय विशेषताओं की बात की जाए तो प्रमुख जनजातियां पढ़ ही चुके हैं, गारो खासी जनतियां। और ये मात्र सत्तात्मक समाज यहाँ पर देखने को मिलता है। और यह क्षेत्र सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। अब पढ़ते हैं दक्कन के पठार के बारे में। जो ये पठार है इसे कहा जाता है दक्कन का पठार। ठीक। यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ 1 2 3 को यहाँ पर इंडिकेट किया गया कि एक मतलब यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये उच्च भूमि है। ये विंध्याचल रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज है, ये क्या कहते हैं महादेव पहाड़ी है, ये मैकाल है, मैकाल पर्वत श्रृंखला। ये मेघालय का पठार आपको पता ही है। ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है ना। और इसी के बीच में ये दक्कन का पठार है नीचे की ओर, है ना। तो दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय भारत का उपभाग है, इसी का भाग है। और इसका विस्तार नर्मदा नदी के दक्षिण की ओर पाया जाता है। और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना राज्य में ये पठार मुख्य रूप से फैला हुआ है। वैसे आंशिक रूप से थोड़ा थोड़ा फैलाव इसका और भी क्षेत्रों में, तो ऐसे देखा जाए आंशिक रूप से तो 8 राज्यों में, लेकिन मुख्य रूप से ये
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तो पहले उसका हिस्सा ही था, महाराष्ट्र और कर्नाटक में फैला हुआ है। ठीक। और यह भारत का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है, जो कि लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है ये दक्कन का पठार। और इसकी एवरेज हाइट की बात की जाए 600 मीटर है। तो इसके उत्तर में, दक्कन के पठार के उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियां, जब मैंने आपको पढ़ाई थी, जहाँ पर पश्चिमी और पूर्वी घाट आकर मिलते हैं। कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी की पहाड़ी। पश्चिम में पश्चिमी घाट है और पूर्व में पूर्वी घाट है। तो ये इसकी लोकेशन हो गई। अब आगे है, तो दक्कन का पठार का निर्माण कैसे हुआ? तो दक्कन का पठार विभिन्न कालों से, इसमें हुई भूगर्भीय घटनाओं, जियोलॉजिकल जो इवेंट हुए हैं, उनसे बना हुआ है। जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट। कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं? तो ज्वालामुखी का विस्फोट के कारण, और अन्नाछादन, इसका मतलब होता है इरोजन, यानी कि चट्टानों का घिसना और मिट जाना। उसके बाद अवतलन, जिसे कहते हैं सब्सिडेंस। अब ये टर्म इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ज्योग्राफी में यूज की जाती है। जब परीक्षा में आएगी तो आसान भाषा में तो लिखेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पर, लेकिन इसका मैंने मतलब समझा दिया है कि अन्नाछादन का मतलब होता है कि जब चट्टान होती हैं जो टूट फूट होती घिस जाती हैं, मतलब कि जब हजारों लाखों साल हो जाते तो घिसाव तो होगा ही ना, उसमें घिसेंगी, तो उसमें घिसना मिट जाने को कहते हैं। और जो अवतलन है, इसका मतलब होता है जब धरती की सतह नीचे धंस जाए और प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यानी कि धरती की सतह के नीचे धंस जाना प्रमुख भूमिका इसमें निभाता है, इसके निर्माण में, इसके दक्कन के पठार के निर्माण में। और इसका निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ। इसमें, इस क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने में ज्वालामुखी फटे थे, बहुत ज़्यादा, तब इसका निर्माण हुआ था। ज्वालामुखी गतिविधियों से लावा वगैरह निकला था, जो बाद में ठंडा होकर बेसाल्टिक चट्टानें बनी थी, उसमें बदल गया था, तब इसका निर्माण हुआ था दक्कन के पठार का। और इस लावा से बना क्षेत्र दक्कन ट्रैप कहलाता है, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो मृदा की बात की जाए दक्कन के पठार में, तो बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से बनी बनी मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, जब टूट फूट होती है, उनका अपरदन होता है, इरोजन होता है, तो उस मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं। और यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है, और ज़्यादातर मैंने आपको बताया था कि काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। और प्रमुख पहाड़ियों की बात की जाए, तो बाबा बुरदान की पहाड़ियाँ। अभी हम पूरे दक्कन पठार को एक ही साथ लेकर चल रहे हैं, अभी मैं इसके अंदर जो अलग अलग एरिया भी पढ़ाऊंगा। तो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं बाबा बुरदान की पहाड़ियाँ। ये कहाँ पर? चिकमंगलूर जिला कर्नाटक में है। ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। और विशेषता क्या है कि भारत में कॉफी की जो खेती होती है ना, उसको शुरू करने के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है बाबा बुरदान की पहाड़ियाँ, कर्नाटक में है। और चंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में है, और ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर प्रसिद्ध चंद्रगिरी का किला स्थित है। और बालाघाट श्रेणी, ये विस्तार इसका मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में अहमदनगर, बीड, लातूर जिले में होता है। और विशेषता क्या है कि यह गोदावरी और जो भीमा नदी है ना, उसके बीच में डिवाइडर का काम करती है। जल विभाजक के रूप में श्रेणी काम करती है दो नदियों के बीच में। और दक्कन की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। इन नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। और ये नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, क्योंकि ढलान क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर ढलान है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर नदियां बहती हैं। पश्चिमी घाट ऊंचा भी है और पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है, तो यहाँ से जो ढलान इस ओर है, तो नदियां जो भी बहती हैं यहाँ से जाकर अपनी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। अतः ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। इससे दक्कन का पठार का ढाल पूर्व की होने का संकेत होता है। जब नदियां जिस ओर बह रही हैं, ढलान उसी ओर है, इसे पता चलता है। कर्नाटक का पठार अब हम पढ़ते हैं। दक्कन के पठार में कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार जिसे रायलसीमा का पठार कहते हैं वो आ जाता है, और महाराष्ट्र का पठार जिसे दक्कन ट्रैप कह देते हैं। ये सब मिलकर दक्कन का पठार बनाते हैं ना। तो पहले कर्नाटक का पठार देख लेते हैं। ये सब दक्कन के पठार का ही हिस्सा है। कर्नाटक का पठार ये रहा। तो कर्नाटक का पठार मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में है, और 1,20,000 वर्ग किलोमीटर से लेकर 1,90,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और औसत ऊंचाई लगभग 800 मीटर है। और यह पठार दक्कन पठार का ही भाग है। और कर्नाटक पठार के चारों ओर बात की जाए कि प्राकृतिक किन सीमाओं से घिरा हुआ है, तो इसके पश्चिम की ओर पश्चिमी घाट है, ठीक। दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियां हैं इस तरफ। और बात की जाए उत्तर एवं पूर्व में, तो यहाँ दक्कन के पठार से घिरा हुआ है उत्तर और पूर्व में। और प्रमुख चोटियों की बात की जाए, तो कर्नाटक पठार की जो प्रमुख चोटियां हैं, यह मुल्लैनगिरी, ये पूछी गई है मुल्लैनगिरी, क्योंकि ये कर्नाटक की ना सबसे ऊंची चोटी है। पूरे कर्नाटक पठार की सबसे ऊंची चोटी है मुल्लैनगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1930 मीटर के लगभग। और कहाँ पर है? तो कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, मैं आपको बिना किसी
इधर उधर की बातें किए, पूरे आपको सिर्फ फैक्ट वाइज फैक्ट जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं सारे फैक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ताकि बिना टाइम के आपको 30 या 45 मिनट के बीच में पूरा टॉपिक, जो कि 2-3 घंटे का टॉपिक है, कहीं बिना, अगर आप इसको ऐसे उधर पढ़ो, 2 लाइन बताओ और इधर उधर की बातें करो तो 2-3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन 30 या 45 मिनट में ये पूरा टॉपिक आपको मिल रहा है। तो इसमें बहुत काफ़ी मेहनत लगी है बनाने में, तो इसलिए पूरा वीडियो को देखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करना। तो चलो आगे चलें। तो आगे कुंद्रे मुख, जब भी कुंद्रे मुख आता है तो क्योंकि पढ़ा हुआ है, तो कुंद्रे का मतलब होता है घोड़ा और मुख का मतलब होता है चेहरा। तो इसका कुंद्रे कुंद्रे में यानी कि घोड़े की तरह इसका चेहरा है, घोड़े की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम कुंद्रे मुख पीक रखा गया है। और पश्चिमी घाट में स्थित है। लो एस्क का प्रमुख क्षेत्र है। कर्नाटक के पठार की बात अभी हम पढ़ रहे हैं, जो पहाड़ियाँ, एक तो मुल्लयनगिरी पहाड़ी हमने पढ़ी, देखिए ये जो मुख्य चोटियां पड़ रहे हैं ना, तो मुल्लयनगिरी पड़ी जो सबसे ऊंची चोटी है, और दूसरा है कुंद्रेमुख, ये भी वहीं की है, पूछी भी गई है। इसको घोड़े की शेप के और चेहरे की तरह मानते हैं वो देखने में, तो हम भी चलो मान ही रहे हैं। तो आकार घोड़े के चेहरे जैसा दिखता है। और नदियां बात की जाए यहाँ की, तो कर्नाटक के पठार में अनेक महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं। कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, वरही और शरावती। और जलप्रपात भी यहाँ से बहुत सारे निकलते हैं जो कि बहुत फेमस है। कुंचिकल जलप्रपात वरही नदी पर, शरावती जलप्रपात शरावती नदी पर, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर, ये सब यहाँ से निकलते हैं, क्या कहते हैं अपना, कर्नाटक के पठार से। तो अब आगे चलें, तेलंगाना का पठार। तो तेलंगाना का पठार दक्कन पठार का ही विस्तार है। अब ये वाला पढ़ रहे हैं तेलंगाना का पठार, सब दक्कन के पठार के तो हिस्सा है, और यह मुख्य रूप से तेलंगाना राज्य में स्थित है। और आंशिक रूप से यह आंध्र प्रदेश में भी फैला हुआ है, क्योंकि पहले था ही आंध्र प्रदेश। और पूरा क्षेत्रफल की बात की जाए लगभग 1,48,000 किलोमीटर। एवरेज हाइट है 500 से 700 मीटर के बीच में। और तेलंगाना पठार की अगर हम लोकेशन की बात करें, चारों ओर किससे किससे ये घिरा हुआ है, तो देखिए उत्तर में है दंडकारण्य का पठार, जो कि छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में है, पढ़ लिया ना हमने, ये तेलंगाना के उत्तर में है। दक्षिण में है रायलसीमा का पठार, ये आंध्र प्रदेश का पठार भी इसे कहते हैं। तो इसके आंध्र प्रदेश है, तो इसी को रायलसीमा का पठार कहा जाता है, आंध्र प्रदेश के पठार को ही। तो दक्षिण में है रायलसीमा का पठार, पश्चिम में है क्या कहते हैं, इस तरफ दक्कन के पठार से घिरा हुआ है, और पूर्व में आप कहो तो पूर्वी घाट आ जाता है। ये पूरी इसकी लोकेशन हो गई। मैप से आपको समझने में पूरा इजी हो जाता है ना, तो आपकी इसीलिए मैंने मैप बना दिया हुआ है, मतलब मैप से समझा दिया है, ताकि आपको पूरा समझने में इजी रहे। जब आप रिवीजन करोगे, पीडीएफ फ्री है एप्लीकेशन पर, आप रिवीजन करोगे तो इसको देखोगे तो मैप भी रहेगा यहाँ पर रहेगा, तो आपको पूरा क्लियर रहेगा। अब आगे चलें, तो इसकी प्रमुख चोटी की बात करें तो वो है डोली गुट्टा, और मैंने शायद मैप में भी दर्शाया था, ये देखिए ये वाली यहाँ पर है प्रमुख चोटी। इसका नाम क्या है, डोली गुट्टा। तो यहाँ की प्रमुख चोटी है, ये तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। ऊंचाई की बात की जाए तो 965 मीटर इसकी हाइट है, और यह तेलंगाना पठार की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी, डोली गुट्टा। और प्रमुख नदियों की बात की जाए तो तेलंगाना पठार पर गोदावरी और कृष्णा की और उनकी सहायक नदियां बहती हैं। कृष्णा नदी इसके पठार की दक्षिण सीमा बनाती है, और कृष्णा नदी इस पठार की दक्षिण सीमा बनाती है। ये आप देखिए, ये रह बह रही है कृष्णा नदी, ये है पठार। तो दक्षिणी सीमा बना रही है कि नहीं, साउथ में है ना इधर, क्योंकि रायलसीमा का पठार आ जा रहा है। तो कृष्णा नदी इसके दक्षिणी सीमा बनाती है, और कृष्णा नदी तेलंगाना पठार को रायलसीमा पठार से अलग करती है कृष्णा नदी। इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, मतलब अगर आप मैप से पढ़ रहे हो तो कितनी चीज़ें आप समझ पा रहे हो। और उसके बाद अन्य नदियां जैसे मंजीरा और मूसी नदी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। मंजीरा जो नदी है, ये गोदावरी की सहायक नदी है, जो कि पश्चिमी भाग में बहती है। और जो मूसी नदी है, ये बहुत बार पूछा गया कि मूसी नदी कहाँ की प्रमुख नदी है, तो हैदराबाद शहर की होकर बहती है, हैदराबाद की प्रमुख नदी है मूसी नदी। और पठार की जो ढाल है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर है, तभी तो सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में बह रही हैं। और प्रमुख खनिज की बात की जाए तो गोदावरी घाटी क्षेत्र में कोयला काफ़ी मिलता है, और चूना पत्थर सीमेंट उद्योग हेतु यहाँ पर काफ़ी मिलता है। और कुछ प्रमुख मात्रा में लोहा, मैंगनीज और भंडार भी मिलते हैं तेलंगाना के पठार में। अब पढ़ते हैं ये वाला रायलसीमा का पठार, जिसे आंध्र प्रदेश का पठार कहते हैं। ऊपर तेलंगाना है, यह आंध्र प्रदेश है पूरा वाला। आंध्र प्रदेश की दक्षिणी भाग में आप जो देख रहे हो, इसी को कहते हैं दक्षिण पश्चिमी कह सकते हैं हम, और इसी को कहते हैं अपना रायलसीमा का पठार। तो यह आंध्र प्रदेश राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी भाग है। जैसे ये आंध्र प्रदेश ऐसे तिरछा सा है ना, 1 मिनट समझिए आप 1 मिनट रुकिए। आप जैसे ये देख रहे हो, ये देखिए ये आंध्र प्रदेश है ना, आप देख रहे हो। तो
नीचे की ओर दक्षिणी होता है और ये वाला सब पश्चिमी होता है, ये पूर्वी होता है। तो अगर आप देखो तो किस तरफ है, दक्षिण में है और पश्चिम में है, इसलिए दक्षिणी पश्चिमी भाग है। और यह दक्कन के पठार का ही हिस्सा है, रायलसीमा का पठार। देखिए, दक्कन के पठार के अंदर ही आता है आंध्र प्रदेश का पठार, और आंध्र प्रदेश के अंदर ही आता है रायलसीमा का पठार। यानी रायलसीमा का जो पठार है ये आंध्र प्रदेश के पठार का हिस्सा है, आंध्र प्रदेश के पठार का ही भाग है, इसीलिए रायलसीमा के पठार को ही हम आंध्र प्रदेश का पठार कहते हैं। और जो आंध्र प्रदेश का पूरा पठार है वो किसका हिस्सा है, तो ये दक्कन के पठार का हिस्सा है। अब दक्कन के पठार में तो सब शामिल है जो हम पढ़ रहे हैं, तेलंगाना, कर्नाटक, रायलसीमा, सब किसमें है, दक्कन के पठार में है। तो जो ये रायलसीमा का पठार है ना, ये आंध्र प्रदेश के मुख्य रूप से 8 जिले, कुर्नूल जिला, अनंतपुर, कडप्पा जिला, चित्तूर जिला, तिरुपति जिला, अन्नामय जिला, नंदयाल जिला और श्री सत्यसाई जिला, इसमें फैला हुआ है पूरा का पूरा ये अपना रायलसीमा का पठार। और यह तेलंगाना पठार के, जो तेलंगाना का पठार था उसके किस ओर है, तो दक्षिण में है ना। और कृष्णा नदी क्या करती है, कृष्णा नदी इन दोनों को अलग करती है, तेलंगाना पठार को और रायलसीमा के पठार को। ये बहुत बार पूछा गया है कि कौन सी नदी तेलंगाना और रायलसीमा के पठार को अलग करती है, वो करती है कृष्णा नदी। नीचे की और इधर आप देखो कर्नाटक का पठार है और ये दक्कन का पठार तो है ही है, उसी से तो ये सब घिरा ही हुआ है ना। जलवायु की बात की जाए तो यहाँ पर ट्रॉपिकल सेमी एरिड यानी कि उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, यानी कि ये वाले क्षेत्र में जो जलवायु, जहाँ पर वर्षा काफी कम होती है। इसका कारण क्या है, जलवायु वाले चैप्टर में मैं आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ फिर भी बता देता हूँ। इसका मुख्य कारण है वृष्टि छाया क्षेत्र। जैसे जब भी कोई पहाड़ होता है, जैसे जो बादल आते हैं, बादल आ रहे हैं, हवाओं के कारण बादल लेकर आ रहे हैं, पहाड़ से टकराते हैं, उसके बाद वर्षा कर देते हैं, पहाड़ की उस तरफ नहीं जा पाते क्योंकि यहाँ से टकरा गए। तो जो पहाड़ के इस तरफ है वहां तो काफी वर्षा होगी, लेकिन जो पहाड़ के इस तरफ का क्षेत्र है वहां वर्षा होगी नहीं होगी। तो इसी को कहा जाएगा वृष्टि छाया, शैडो, रेन शैडो रीजन, समझे आप। अब जैसे पहाड़ है, बादल आ रहे हैं, हवाएं लेकर आ रही हैं, यहाँ आकर टकरा गए, अब ऊपर नहीं जा रही, यहाँ पर टकरा गए, अब इस ओर वर्षा कर देंगे। और ये वाला क्षेत्र यहाँ पर तो काफी कम मात्रा में अगर होगी भी तो कुछ थोड़े बहुत बादल पहुंच गए, जो ऊंचाई वाले बादल हैं वो वर्षा कर देंगे, बाकी बादल तो यहीं पर टकरा कर रह गए। तो इसी को कहा जाएगा वृष्टि छाया क्षेत्र। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के लिए यह पश्चिमी घाट की वृष्टि छाया में है। जो पश्चिमी घाट वाला है, जैसे आपको पता है कि इस तरफ पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है ना। अब जो बादल आ रहे हैं यहाँ पर पहाड़ियों टकरा के यहाँ वर्षा कर दे रहे हैं, पूर्वी घाट वाले यहाँ वर्षा कर दे रहे हैं, और जो बीच वाला क्षेत्र है वो किस में आ जा रहा है, रेन शेडो में आ जा रहा है। इसी के कारण यहाँ वर्षा बहुत कम और अनियमित होती है। इस कारण यह भारत के प्रमुख सूखा संभावित क्षेत्रों में से एक है, रायलसीमा का पठार। और भू आकृति और पहाड़ियों की बात की जाए तो यह पुरानी कटी फटी पठारी भूमि है, और यह पूर्वी घाट की तरह टूटी हुई श्रेणियां फैली हुई है। जो हमने पढ़ा था ना, पूर्वी घाट निरंतर नहीं है, टूटी फूटी है। और यहाँ की प्रमुख पहाड़ियाँ तो नलमाला पहाड़ी, वेलिकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम। ये मैंने पूरा क्रम आपको बताया था उसमें, पहाड़ियों में उत्तर से लेकर दक्षिण तक पहाड़ियों को पूरे क्रम में पढ़ाया था ना, नलमाला, वेलिकोंडा, पालकोंडा आंध्र प्रदेश में है सब, शेषाचलम, जो शेषाचलम पहाड़ी है यहीं पर तिरुपति मंदिर है ना। तो अपवाह की बात की जाए तो मुख्य नदी पेन्नार नदी इस पठार की जीवन रेखा है, जो कि लगभग बीच में से होकर बहती है। अभी आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, फिर आपको समझ आएगा कि पेन्नार नदी कहाँ पर है। तो ये आप देखिए, ये रही पेन्नार नदी, इसके बीच में से गुजर रही है कि नहीं, ये वाली, ये पेन्नार नदी है, पूरे पठार के बीच में से गुजरती है। इसीलिए इस पठार की से क्या कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। और अन्य नदियां कृष्णा और तुंगभद्रा नदियां इसकी उत्तरी सीमा में बहती हैं। और मृदा की बात की जाए तो यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है, जो कि अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है, और नमी कम सोखती है क्योंकि मॉइस्चर कम सोखती है ये मिट्टी, लाल मिट्टी। और कुछ हिस्सों में काली मिट्टी भी यहाँ पर पाई जाती है, जो कि नदी घाटियों के पास है। खनिज की बात की जाए तो बेराइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश के मुख्य रूप से कडप्पा जिले में भारत के 90% से अधिक बेराइट्स का उत्पादन होता है। और चूना पत्थर, जो कि सीमेंट उद्योग में आपको पता है सीमेंट में चूने की जरूरत पड़ती है, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। कुरनूल और कडप्पा के बहुत क्षेत्र में यूरेनियम, कडप्पा के तुमलपल्ले में यूरेनियम के बड़े भंडार पाए जाते हैं। लौह अयस्क अनंतपुर और कडप्पा जिले में मिलता है। तो बेराइट्स, चूना पत्थर, यूरेनियम और लौह अयस्क, मुख्य रूप से बेराइट्स पूछा जाता है, क्योंकि चूना पत्थर तो बाकी क्षेत्रों में भी मिल ही रहा है, बेराइट्स यहाँ पर मुख्य रूप से मिल रहा है ना, रायलसीमा के पठार में। तो अब आगे चलें, तो आगे है महाराष्ट्र के पठार, जिसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है। तब इसे दक्कन ट्रैप क्यों कहते हैं, तो सब मैंने यहाँ पर खोलकर पूरा रख दिया है कि इसे क्यों कहते हैं, यह
क्या है, कहाँ है, कैसे बना है, सब यहाँ पर आपको समझ आएगा। देखिए, तेलंगाना का पठार, ये हो गया कर्नाटक का पठार, ये नीचे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ये अपना महाराष्ट्र का पठार है ना? तो महाराष्ट्र का पठार जिसे दक्कन ट्रैप भी कहते हैं, तो यह क्या है और कहाँ है? तो यह दक्कन के पठार का वह हिस्सा है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है, और महाराष्ट्र में लगभग 80% हिस्से में यह फैला हुआ है। इसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है। और यह बना कैसे? तो इसका निर्माण आज से लाखों साल पहले ज्वालामुखी के फटने से हुआ है। और यह ज्वालामुखी किसी पहाड़ से नहीं फटा। एक होता है ना कि पहाड़ है, ज्वालामुखी वहां से फटा ना, बल्कि जमीन की दरारों से लावा निकलकर फैलता गया। जमीन की जो दरारें थी, वहां से लावा निकलने के कारण इनका निर्माण हुआ है। जो लावा की परतें, जैसे लावा निकल रहा है, फिर उसके ऊपर एक और परत, फिर एक परत और ऊपर परत, ये जो परतें जमती गई और उसी से यह पठार बना है। और दक्कन ट्रैप इसका नाम क्यों पड़ा है? तो ट्रैप एक स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ होता है सीढ़ी। जब लावा परत दर परत जमता है तो दूर से देखने पे यह सीढ़ी नुमा दिखता है, इसीलिए इसे ट्रैप कहा जाता है। इसीलिए महाराष्ट्र के इस पठार को दक्कन ट्रैप कहा जाता है। समझाया आपको ये नाम क्यों पड़ा? और प्रमुख चट्टान यहाँ की, तो यहाँ की मुख्य जो चट्टान है वो बेसाल्ट है। बेसाल्ट जो चट्टान होती है, ये ज्वालामुखी के लावे से जब परत दर परत ठंडी हो जाती है तो उसे बेसाल्ट चट्टान कहा जाता है। ज्वालामुखी के लावे से बनती है। और सबसे बड़ी विशेषता की बात की जाए तो इसी बेसाल्ट चट्टान के टूटने से, अपक्षय होने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और काली मिट्टी को आपको पता है रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। मिट्टियों में मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सब। और यह मिट्टी नमी को, आप चैनल को सब्सक्राइब करके ना कर लीजिए, ताकि आपको, वैसे मैं कहता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर कहीं आप कहते हो कि नोटिफिकेशन नहीं आता, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दो, ऑल पे क्लिक कर देना, तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी। चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। ये जो वीडियोस वगैरह डाल रहा हूँ पूरी ज्योग्राफी की सीरीज है, लगातार पूरा डिटेल में पूरी सीरीज में खत्म करूंगा, और पीडीएफ भी आपको फ्री रहेगी ऐप पर। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, और यह मिट्टी नमी को लंबे समय तक सोख कर रख सकती है। और प्रमुख नदियों की बात की जाए तो पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और गोदावरी और कृष्णा नदियां यहाँ की दो प्रमुख नदियां हैं, जो कि आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। पहाड़ों की बात की जाए, ये इंपॉर्टेंट है, तो अजंता श्रेणी महाराष्ट्र में फैला हुआ है, पढ़ाया हुआ है मैंने आपको। सतमाला श्रेणी और बालाघाट श्रेणी, ये यहाँ की प्रमुख पहाड़ियां हैं। आर्थिक महत्व की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है तो कॉटन की खेती होगी। कॉटन की खेती दुनिया में सबसे अच्छी, आपको पता है, काली मिट्टी पे ही होती है। इसीलिए इसे भारत की कपास पेटी कहते हैं। यहाँ पर काफी काली मिट्टी पाई जाती है। और गन्ना, यह क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए भी, महाराष्ट्र में आप सुनते हो ना गन्ना किसान, एक तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में काफी प्रसिद्ध है। अजंता श्रेणी, कुछ याद रखने योग्य बातें भी हैं, जैसे अजंता श्रेणी केवल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ये वाली। गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक से होता है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है। इसी पठार का हिस्सा है दक्कन ट्रैप का, महाराष्ट्र में ही। और कलसूबाई महाराष्ट्र के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। कलसूबाई जो कि हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। और बालाघाट की पहाड़ी भीमा एवं गोदावरी नदियों के बीच जल विभाजक का काम करती है। तो अब आगे चलते हैं। अब क्या हुआ कि हमने सारे पूरा थ्योरी सेक्शन पढ़ लिया है। अब थ्योरी सेक्शन पढ़ने के बाद जो आजकल के पैटर्न के हिसाब से, मॉडर्न पैटर्न के हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है कि पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए करते हैं विचार। पहला कथन क्या है कि ये वास्तविक पर्वत श्रृंखलाएं ना होकर, यानी कि जो पश्चिमी घाट है ये पर्वत श्रृंखलाएं ना होकर, पश्चिमी घाट में पढ़ा दिया ना आपको, ना होकर ये प्रायद्वीप पठार का ही भ्रंशित कगार है। बिल्कुल सही, यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार ही है। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार ही है भारत के दक्षिण में, तो यहाँ पर है पश्चिमी घाट, और ये सब पठार ही है, तो इसी का तो कगार है। ये कोई पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं है, बल्कि इन्हीं के कटार का भ्रंश, इन्हीं का भ्रंशित कगार है। बिल्कुल सही। और दूसरा कथन क्या है, ये पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे। हाँ, ये वाला घाट है, ये पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे हैं, इसीलिए नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर बह रही हैं। ये भी कथन सही है। तीसरा कथन क्या है, तो तीसरा कथन है कि अनायमुडी जो ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो अनायमुडी जो कि केरल की अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है, ये पश्चिमी घाट नहीं, पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट तो छोड़ो, पूरे दक्षिण भारत की। ये तो तीनों ही कथन सही हैं। तो 1, 2 और 3, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र पठार जिसे दक्कन ट्रैप कहते हैं, इसकी मुख्य भू आकृतिक विशेषता क्या है? ठीक है, पढ़ते हैं। क्या ये ग्रेनाइट और नीस से निर्मित उर्मिल भूभाग है? अब ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, और यही लैंग्वेज में पूछा गया है, तो इसीलिए मैंने पूरा वही यूज किया है।
तो आपको बस इतना मतलब है कि महाराष्ट्र का जो पठार है, मैंने आपको बताया था वोल्केनो के कारण ज्वालामुखी के लावा से परत दर परत इसका निर्माण हुआ है। उसी को कौन सी चट्टान कहते हैं? तो बेसाल्टिक हमने पढ़ा ना सब। इसका कथन आपको देखिए कि पता लग रहा है कि बेसाल्टिक लावा के सीढ़ी दर जमाव के कारण, इसी तो इसे ट्रैप कहा जाता है। ट्रैप का मतलब ही होता है सीढ़ी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा कि दक्कन ट्रैप ज्वालामुखी के जब विस्फोट हुआ तो उसमें बेसाल्टिक लावा की परत परत दर परत जमती गई और समय के साथ फिर क्या उसमें इरोजन हुआ और यह अच्छे से सीढ़ी नुमा बन गया, जिसके कारण इसे ट्रैप कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मालवा के पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अच्छा, कौन सा गलत है ये बताना है। ठीक है, बताते हैं। मालवा का पठार है तो यह ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित है और काली मिट्टी से ढका हुआ है। तो ये क्या कहते हैं, ये सही है। ये दक्कन ट्रैप लावा का ही विस्तार है और काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। और यह चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों ने यहाँ गहरे बीहड़ बना दिए हैं। बिल्कुल सही, ये तो हमने पढ़ा ही था। यह विंध्य श्रेणी के दक्षिण में और दक्कन ट्रैप के उत्तर में स्थित है। देखिए, जो मालवा पठार है विंध्य श्रेणी के उत्तर में है, ना कि दक्षिण में। और विंध्य श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी है। तो जैसे बाकी सब कथन सही है, ये भी इसका ढलान मुख्यतः गंगा घाटी की ओर, ये भी सही है। लेकिन ये वाला कथन गलत है, कौन सा सही नहीं है। अब अगला प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, तो कथन ए क्या कहा गया है कि महाराष्ट्र पठार का अधिकांश भाग रेगुर या काली कपास मृदा से ढका हुआ है। ये सही है बिल्कुल। रेगुर मिट्टी, यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। ये कथन हो गया। कारण क्या है? इस क्षेत्र का निर्माण बेसाल्टिक लावा के अपक्षय से हुआ है जो लौह समृद्ध काली मिट्टी बनाता है। तो कारण भी सही है। ये जो कथन दिया है उसका कारण सही है ना। कथन है कि काली मिट्टी है और काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्टिक लावा के अपक्षय से ही हुआ है, उसकी जो चट्टान बनी थी। तो कथन और कारण सही है। और जो कारण है कथन की व्याख्या भी करता है। आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें आप देखिए, ए यानी कि कथन, अजम्पशन और रीजन दोनों सही हैं। और आर ए की व्याख्या नहीं करता, नहीं करता है, तो ये वाला सही होगा। देखिए, जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन गलत होता है। तो क्योंकि हो सकता है कि दोनों सही हो और व्याख्या ना कर रहा हो, लेकिन यहाँ पर तो व्याख्या भी हो रही है ना। तो इसका सही कौन सा हो रहा है? इसका सही हो रहा है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन, एक मिनट रुकिए, ऑप्शन ए सही होगा, ये वाला आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पठारों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अब अगर आपने मैप देखा होगा, मैप से पढ़ा होगा, तभी आप ये लगा पाओगे क्वेश्चन, नहीं तो आप कैसे लगा पाओगे अगर आपको लोकेशन ही नहीं पता होगी। तो कहाँ से पता करना है? मतलब पश्चिम से, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। तो पश्चिम से पूर्व के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है ना। तो सबसे पश्चिम में तो अब यही चार है, तो मालवा का पठार ही आता है। जो मालवा का पठार है पश्चिमी मध्य प्रदेश है। और उसके बाद बुंदेलखंड का पठार आता है। बुंदेलखंड का पठार जो है ये उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के नीचे आता है। और क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश के उत्तर में आता है। उसके बाद आता है बघेलखंड का पठार, जो कि उत्तरखंड कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में आता है। उसके बाद झारखंड में आता है छोटा नागपुर का पठार। तो ये सही हुए ना। सबसे पहले कौन सा है? मालवा। मालवा के बाद आया बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के बाद आया बघेलखंड। बघेलखंड के बाद कौन सा है? छोटा नागपुर। तो अब यहाँ पर कौन सा है? सबसे पहले मालवा। तो ऑप्शन के हिसाब से ये वाला सही होगा, 1 2 4 3। सबसे पहले मालवा, 1 के बाद 2 बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के बाद क्या कहते हैं 4 बघेलखंड, और बघेलखंड के बाद कौन सा? 3 छोटा नागपुर। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न है कि बाबा बुदनगिरी की पहाड़ियां और लौह अयस्क और कॉफी के बागानों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? पढ़ाई हुआ है हमने, कौन सा? कर्नाटक पठार। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। कहा जाता है जी, बिल्कुल कहा जाता है। अच्छा, कथन और कारण वाला है ना, तो कथन तो सही है। कारण क्या है? यह पठार भारत के कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक और अन्य खनिजों के लिए प्रमुख भंडार है। तो कारण भी सही है। और ये कारण कथन की हो सकता है, देखिए ये भी हो सकता है कथन और कारण दोनों सही हो, लेकिन ये जो कारण है इस कथन की व्याख्या ना करता हो। लेकिन यहाँ पर भारत का रूर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पर ये सब खनिज वगैरह मिल रहे हैं। तो और खनिज वगैरह यहाँ पर मिल रहे हैं इसी कारण ना। तो कारण और कथन दोनों की व्याख्या भी तो हो रही है। तो इसमें सही कौन सा होगा? तो इसमें सही होगा कथन ए और कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। कौन सा? ये रहा सही व्याख्या वाला, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न है कि बुंदेलखंड पठार जो अपनी उत्खात भूमि यानी कि संकटग्रस्त से सूखाग्रस्त भूमि
और जल संकट के लिए जाना जाता है, इन 2 राज्यों में प्रमुखता से विस्तृत है। तो जो बुंदेलखंड का जो पठार है, आपको पता ही है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आता है। उत्तर प्रदेश के क्या कहते हैं, दक्षिणी में, मध्य प्रदेश के उत्तर में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ये रहा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि पलामू और हजारीबाग किस पठार के महत्वपूर्ण उपभाग हैं? तो पलामू और हजारीबाग ये किसके हैं? तो छोटा नागपुर के पठार के, जो कि झारखंड में मुख्य रूप से है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो अगला प्रश्न है कि यदि आप भोपाल मध्य प्रदेश से रांची झारखंड तक पूर्व की ओर एक सीधी रेखा में यात्रा करते हो, तो आप निम्नलिखित पठारों को किस क्रम में पार करोगे? ये प्रश्न मध्य प्रदेश के पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था, जिसमें आपको मध्य प्रदेश वाले एग्जाम है, तो वहां पर मध्य प्रदेश का पूरा मैप पढ़ा होगा आपने, तो इसलिए थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन है। लेकिन इसको मैं आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं करने के लिए, तो अगर आप मध्य प्रदेश से भोपाल से, जो भोपाल है ना, मालवा के पठार के पूर्वी किनारे पर है। मालवा का जो पठार है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है, उसके पूर्वी किनारे में भोपाल है, मान लो कि है ही। तो और सबसे आखिर में झारखंड का रांची है, तो ये झारखंड आपको पता है नक्शे के हिसाब से झारखंड इस तरफ ही होगा। तो झारखंड के रांची में एक सीधी रेखा खींचोगे ना, तो झारखंड में कौन सा पठार है? छोटा नागपुर। और इधर है मालवा का पठार भोपाल में। तो सबसे पहले तो इतना ही आपको पता लग जाएगा कि एंड में होगा छोटा नागपुर, शुरुआत होगी मालवा। तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर बाघेलखंड है। अब छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, इन तीनों में से होगा, और शुरुआत हो रही है मालवा से, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। अब मालवा मालवा, छोटा नागपुर, अब ये सही है। अब मालवा बुंदेलखंड बाघेलखंड छोटा नागपुर होगा, या मालवा बाघेलखंड या छोटा नागपुर होगा? तो देखिए, रांची छोटा नागपुर पठार में है, भोपाल मालवा पठार में है, और जो बुंदेलखंड का पठार है ना, ये मालवा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। जैसे झांसी सागर ललितपुर का जो क्षेत्र है, ये मैप वगैरह आपने पढ़ा होगा तो उसमें ज़्यादा डिटेल में समझ आता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की कि जो बुंदेलखंड का जो पठार है, ये इसके कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्व में स्थित है। अगर आप इसको क्रॉस करोगे तो इसमें इतना बुंदेलखंड का पठार नहीं आएगा, बल्कि कौन सा पठार आ जाएगा? बघेलखंड का पठार आएगा। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि जो बघेलखंड का पठार है, ये मालवा पठार के पूर्व में ही है, और बुंदेलखंड के दक्षिण पूर्व में है। बुंदेलखंड के दक्षिण पूर्व में है और इसके पूर्व में है, तो ये सही होगा, ऐसे सीधी रेखा गुजरेगी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आप एक बार इसका इंडिया का मैप खोलोगे तो थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा, ये प्रश्न समझ आ जाएगा। अब अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न क्या है कि छोटा नागपुर पठार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, लगभग 1370 मीटर की ऊंचाई थी। अब अगला प्रश्न है कि दंडकारण्य पठार की मुख्य नदी कौन सी है? तो इंद्रावती नदी, जो मैंने आपको पढ़ाई थी, ये इसकी सबसे प्रमुख नदी है। और अगला प्रश्न क्या है कि दंडकारण्य पठार भारत के किस राज्य के दक्षिण में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो आज का ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।